स्टूडेंट्स, हम पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कारक के बारे में देख रहे थे, जिसमें से आज हम देखेंगे पॉपुलेशन डिस्पर्सल, समष्टि प्रकीर्णन। समष्टि की संख्या, आकार या यूं कहें कि घनत्व में परिवर्तन लाने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? प्रकीर्णन भी होता है। यह 3 प्रकार से हो सकता है। एमिग्रेशन, आउटवर्ड मूवमेंट, माइग्रेशन, पीरियोडिक मूवमेंट एंड इमिग्रेशन, इनवर्ड मूवमेंट। फर्स्ट हम देखेंगे बहिर्प्रवासन, एमिग्रेशन। इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ जीव जनसंख्या से निकल करके बाहर चले जाते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? बहिर्प्रवासन बोलते हैं। इससे पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके अंदर क्या आती है? कमी आती है। बहिर्प्रवासन क्यों होता है? इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। कई बार देखा जाता है कि बाह्य कारकों में बदलाव आ जाता है, जिससे कि वहाँ पे जीवों के लिए आवास है वो रहने के लिए उपयुक्त नहीं रह पाता है, जिसके कारण से जीवों को वहाँ से क्या करना पड़ता है? बहिर्प्रवासन प्रदर्शित करना पड़ता है, बहिर्प्रवासन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, वर्षा न होने पर, चारे की कमी होने पर वहाँ से शाकाहारी जीव क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। अन्य कारक भी हो सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि बाह्य कारक या वातावरणीय कारक स्थिर रहते हैं, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी में प्रजनन की वजह से बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। मतलब जीवों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। उदाहरणतः दीमक के बिलों में प्रजनन से बहुत अधिक जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि ये नए स्थानों पर जाने के लिए बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से हम मधुमक्खी में देखते हैं। मधुमक्खियों में भी प्रजनन से वहाँ छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि मधुमक्खियों की स्वार्मिंग भी इसी प्रकार का क्या होता है? बहिर्प्रवासन होता है। बहिर्प्रवासन है ये पॉपुलेशन या इंडिविजुअल्स के लिए हानिकारक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इससे जो मूल समष्टि होती है उसके लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती है और साथ में जो प्रतिस्पर्धा है वो घटती है। और साथ ही साथ आनुवंशिक दृष्टि से भी बहिर्प्रवासन बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि निर्गित जीव अन्य स्थानों पर जाकर क्या करेगा? जीनों का फैलाव करता है। सेकंड है माइग्रेशन। माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन एक नियमित अंतराल में घड़ी के पेंडुलम की तरह एक नियमित गमन है, जिसमें कि एक समय में जीव एक और कुछ समय बाद में जीव वापस विपरीत दिशा में या यूँ कहें अपने पूर्व स्थान पे चला जाता है। पक्षी, स्तनियों, मछलियों में इस प्रकार का माइग्रेशन देखा जाता है। थर्ड है इमिग्रेशन, अंतःप्रवासन। यदि पॉपुलेशन में उस जाति के जंतु अन्य आवासों से आकर सम्मिलित होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंतःप्रवासन बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, बहिर्प्रवासन में जंतु एनिमल है, कई बार अनऑक्यूपाइड आवासों पे जाता है, नए स्थानों पे जाता है, या हो सकता है कि अन्य समान जाति द्वारा घेरे हुए आवासों पे जा सकता है। मतलब जैसे ही हमने बहिर्प्रवासन में देखा था कि जंतु अपने आवास स्थान को छोड़ करके दूसरे आवास स्थान पे जाता है, तो वो दूसरे नए आवास स्थान पे भी जा सकता है या दूसरे ऐसे आवास स्थान पे भी जा सकता है जहाँ पर पहले से उसकी जाति के जीव वहाँ पे निवास करते हों। तो ऐसे में इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक स्थान पे जो बहिर्प्रवासन होता है वो दूसरे स्थान के लिए क्या हो सकता है? अंतःप्रवासन हो सकता है। सामान्यतः जलवायु में आए हुए परिवर्तनों से संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है और इन संसाधनों की बढ़ी हुई उपलब्धता का लाभ लेने के लिए ही जीव नए स्थानों पर जाते हैं। नेक्स्ट है एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी जनसंख्या हो, उसमें सभी सदस्य समान आयु के नहीं होते। इनके अंदर अलग अलग आयु के जंतु पाए जाते हैं। कुछ बाल्यावस्था में होते हैं तो कुछ युवावस्था में होते हैं और कुछ वृद्धावस्था में होते हैं। सामान्यतः इनको 3 भागों में बांटा जाता है: प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसमें हम देखेंगे कि
अलग अलग जीव संख्या में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या या अनुपात भी क्या होती है, अलग अलग होती है। और किसी पॉपुलेशन में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयु वितरण बोलते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि तेज गति से बढ़ी हुई जीव संख्या में युवा सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है। इसके अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव प्रजनन पूर्व जो जीव हैं उनकी संख्या क्या है, बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त जो डिक्लाइन या पतनशील जो जनसंख्या होती है उसमें वृद्धावस्था के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। और प्री जो रिप्रोडक्टिव हैं या पूर्व प्रजनन पूर्व अवस्था वाले जो जीव हैं उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा हम देखेंगे जो स्टेबल पॉपुलेशन है उसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज के जीवों की संख्या क्या रहती है, लगभग समान बनी रहती है। नेक्स्ट है एज पिरामिड। किसी पॉपुलेशन की आयु वितरण व्यवस्था को यदि पॉलीगॉन पिरामिड की सहायता से दर्शाया जाता है तो उसे हम एज पिरामिड बोलते हैं, उसे हम आयु स्तूप बोलते हैं। जैसा कि हम यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें 3 तरीके के हमें पिरामिड दिखाए गए हैं। फर्स्ट जो पिरामिड है उसे है वो ट्रायंगल शेप है, सेकंड पिरामिड है ये बेल शेप्ड है, एंड थर्ड है ये अर्न शेप्ड है। इसके अंदर हमें बेस के ऊपर प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और उस लास्ट में पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स को यहाँ पे उनकी संख्या को प्रदर्शित किया गया है। जो ट्रायंगल शेप्ड जो पिरामिड है एज पिरामिड, ये रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन को प्रदर्शित करता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो सदस्य हैं उनकी संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। सेकंड जो बी है, हमें बेल शेप्ड जो पिरामिड दिखा रखा है वो स्टेबल पॉपुलेशन को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव एज और और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें प्रजनन पूर्व अवस्था और प्रजननशील आयु वर्ग के जो सदस्य हैं उनकी संख्या क्या बनी रहती है, समान बनी रहती है। इसलिए ये हमें एक स्थायी जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड है। और सी है जो अनशेप्ड है, इसके अंदर हम देखेंगे कि जन्म दर बहुत कम होती है और इसके अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है उसके सदस्य बहुत कम होते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव के इससे अधिक होते हैं। और ये हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, डिक्लाइन और नेगेटिव जो ग्रोथ होती है उसको ये प्रदर्शित कर रहा है।